तो इंडियन पॉलिटी को हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एम एन रॉय वो इंसान है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले इन्होंने 1934 में दिया। नेक्स्ट ईयर ही इंडिया में पास हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का 2/3 पार्ट बनाता है। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ, जिस समय इंडिया में वाइसरॉय लॉर्ड लिथगो थे, जिन्होंने बिना इंडिया की किसी पार्टी से पूछे हुए इंडिया को पार्टी बना दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। चलिए, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स का सपोर्ट नहीं था, इसलिए ब्रिटेन जर्मनी से रिसीविंग एंड पर खड़ा था। मतलब जर्मनी के कंपैरिजन ब्रिटेन बहुत बुरी तरीके से हार रहा था जब तक अमेरिका नहीं आता है, जिस वजह से इंडिया को मनाने के लिए एक के बाद एक प्लान आने लगे। जैसे क्रिप्स मिशन आया, हमने मना कर दिया। वेवल्स प्लान आया, हमने फिर मना कर दिया। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिका के प्रेशर की वजह से इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिस समय ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे, और 1945 में बने। और अगले ही साल इंडिया भेज दिया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे सर, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगी, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा तो जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पावर को हैंडओवर करके वापस चली जाएगी। इस प्लान को मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट किया। बट अब प्रॉब्लम थी मुस्लिम लीग के साथ, क्योंकि मुस्लिम लीग को अब ऐसा लगना शुरू हो गया था कि अगर बाय चांस ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अखंड भारत का होगा। अखंड भारत वो आरएसएस वाली आइडियोलॉजी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के ही पार्ट दिखाए जाते हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग को लगा कि नहीं यार, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि इस प्लान को एक्सेप्ट कर चुकी थी मुस्लिम लीग, बट फिर भी अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर देते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे एक तरीके से वो महात्मा गांधी वाला क्विट इंडिया मूवमेंट है। हालांकि उसमें नारा दिया गया था करो या मरो का, बट डायरेक्ट एक्शन डे में मोहम्मद अली जिन्ना नारा देते हैं छोड़ो और तोड़ो, मतलब तोड़ो और छोड़ो, मतलब लीव, आपने क्या कहते हैं, ब्रेक एंड लीव। ये डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान था, और डायरेक्ट एक्शन डे प्लान का मोटिव था। और इसी प्लान को अनाउंस करते समय मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि अब हम कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अब हम कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ऐसे जो बच्चों आपके पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं दो। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो इलेक्शन हो चुके थे, अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी इसकी मेंबरशिप अफेक्ट हुई। पहले तो इसमें मुस्लिम लीग मेंबर था, और बाद में मुस्लिम लीग मेंबर नहीं बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फेजेस दो आते हैं। पहला, बिफोर 1947, और दूसरा आफ्टर 1947। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 1947 से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे 389, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे तो मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। और हमको पता है 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, जिसकी वजह से अब इसकी मेंबरशिप टूटकर 299 मेंबर्स की रह गई। और ये 299 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये बनता है कि सर कितना टाइम लगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। दिस इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको लिखने में कितना टाइम लगा, तो आंसर है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में लगे, और तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को मिलता है। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना। मगर जब कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स हो रही थी, उस टाइम पर बहुत सारी मीटिंग में बहुत कुछ हुआ है। वो सारी मीटिंग्स भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों से केवल 2 क्वेश्चन पूछूंगा। एक डेट है 26 नवंबर 1949 की, और एक डेट है
26 जनवरी 1950 की, इन दोनों डेट्स में फर्क बताइए। लिखना मत, हो सके तो अपना माइक ऑन करिए और शुरू हो जाइए। यस मैम, निवेदिता। Hello. बोलिए बोलिए, ऑडिबल। Sir, the first date is when the Constitution was adopted by the Constituent Assembly, and the second one is when it came into force. When it came into force, right one। तो मैम ये अडॉप्शन और एनफोर्समेंट के बीच का डिफरेंस, मतलब हम लोग आज 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं, राइट? Yes, sir. हाँ, तो अगर आप रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को, तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? क्या इंडिया इससे पहले रिपब्लिक नहीं था? सर, इंडिया इसके पहले रिपब्लिक नहीं था। इंडिपेंडेंस 1947 में जब मिली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। सो 26 नवंबर 1949 वाज द डे व्हेन उस कॉन्स्टिट्यूशन को उस वे में उन्होंने जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया कि हाँ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फॉर्मल अडॉप्शन हुआ। उसके बाद एक डिक्लेरेशन हुआ 26 जनवरी 1950 को कि दिस इज द डे कि आज से हम रिपब्लिक हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होगा। तो रिपब्लिक तो का मतलब क्या होगा? सर, रिपब्लिक इज एक नेशन जहां पर जो उसके पीपल हैं उनके पास जो पावर होगी, मतलब सुप्रीम पावर जो होगी वो पीपल ऑफ इंडिया के पास होगी। तो फिर डेमोक्रेसी का मैम? सर, डेमोक्रेसी का मतलब ये होगा कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए है, लोगों से ही है। बट रिपब्लिक में वो लोग खुद चुनते हैं और तो लोग खुद डेमोक्रेसी का चुनते हैं। सिस्टम, अब्राहम लिंकन की बात सुने तो वो बोलते हैं डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सर, बट रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में ये डिफरेंस है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री रिपब्लिक तब होती है जब उसके जो पावर्स होते हैं वो मतलब जो वहां के सिटीजन्स होते हैं उनमें लाई करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो जब डिक्लेयर करते हैं तो वो ये बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उससे पता चलता है कि जो फॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोल रहा है कि जो भी पावर्स होंगी वो अल्टीमेटली पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में ही रहेंगी। तो इसलिए हम उसे गणतंत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसे लोग चला रहे हैं। शुरू करते हैं बेटा, फिर अच्छे से समझना कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में अंतर क्या है और इंडिया रिपब्लिक क्यों बना। और एक क्वेश्चन को और आंसर करेंगे आज कि क्या दुनिया की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज रिपब्लिकन होती है या सारी दुनिया की रिपब्लिकन कंट्रीज डेमोक्रेटिक होती है? क्या रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में कोई कनेक्शन है या कोई भी कनेक्शन नहीं? चलिए, तो सबसे पहले तो मीटिंग्स की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग जो 26 नवंबर 1949 को हुई, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया था। मतलब हम लोगों ने इस दिन मान लिया गया कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया, मगर हम लोगों ने वेट किया कि सर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए आप 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि सर 26 नवंबर को हुआ क्या था, सॉरी जनवरी को हुआ क्या था। हम लोगों ने एग्जैक्टली 2 महीने का वेट किया और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करते समय हम लोगों ने यह भी बोला कि आज से हम लोग रिपब्लिक होंगे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो आइए उसको समझते हैं। पहली बात, दुनिया में जो लोग अपने आप को रिपब्लिक बोलते हैं उसका मतलब यह है कि उस देश का हेड, मैं केवल हेड की बात कर रहा हूं, मैं बाकी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि उस कंट्री का हेड वहां के लोगों ने चुना है। उस कंट्री का हेड जो है वो वहां के सिटीजन्स ने चुना है, इसलिए वो कंट्री रिपब्लिक है। अब ये इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकते हैं और ये इलेक्शन इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। वो बच्चे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली जाके किसी हेड को चुनते हैं, वोटिंग सिस्टम हो सकता है ये XYZ। इनडायरेक्ट सिस्टम होता है जिसमें आप पहले किसी को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और आपका रिप्रेजेंटेटिव जाके अगर हेड को चुने, तो इस तरीके का सिस्टम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम। तो भले ही वो डायरेक्ट सिस्टम है या इनडायरेक्ट सिस्टम है, अगर हेड इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ द नेशन, तो इसका मतलब वो कंट्री रिपब्लिक है। मगर अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी मैम आपने बिल्कुल ठीक बताया था
बट कहीं कहीं पर आपने पॉइंट्स को मिक्स मैच कर दिया। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है, लोगों का शासन, मतलब रूल ऑफ पीपल। और कैसे करेंगी जनता रूल? रूल ऑफ पीपल, जनता के पास बड़े तरीके होते हैं, या तो वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में आ जाए, और इस तरीके की डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहां पे सारे लोग एक साथ मिले और पूरी कंट्री की पॉलिसी को बना ले। मगर इंडिया में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि 142 करोड़ की जनसंख्या का देश, अगर मैं हर फैमिली में से एक एक इंसान को भी पकड़ूं, तो कम से कम मैं 142 का अगर चलो 10th पोर्शन भी लेके चलूं तो 15 करोड़ तो फिर भी हो गए। 15 करोड़ लोगों को कहां बिठाऊंगा, और किस तरीके से ये सारे मिलकर डिसीजन मेकिंग पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसे में हमने बोला कि इंडिया विल अडॉप्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब यहां के लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। कैसे? हमारे यहां के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, और ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बेसिस पर पॉलिसी बनाएगा। तो इस तरह की डेमोक्रेसी को आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। अच्छी बात क्या है कि अगर लोगों को उनका रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आया, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज भी कर सकते हैं। और इसलिए ऐसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट से होता है, जबकि रिपब्लिक का मतलब कंट्री के हेड से होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? आप मैम, यहां तक आपको भी क्लियर हो गया? महेश, शिवांगी, एवरीवन? यस सर। अखलाक, ध्रुव, सोनिया, डन। चलिए, तो यहां तक सबको हो गया क्लियर कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस क्या हुआ। तो हमारी कंट्री रिपब्लिक बनी 26 जनवरी 1950 को, जब हमने बोला कि हमारे देश का हेड, हमारी कंट्री का हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। बट अब एक बहुत अहम क्वेश्चन बनता है कि सर, अगर 1950 में प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने बनाई, तो 1947 से लेकर 1950 के बीच में इंडिया को चला कौन रहा था? है ना? शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन ना बनाओ, बट क्योंकि अब मैंने डाल दिया तो बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को बना था प्रेसिडेंट की पोस्ट, जो कि देश में हेड है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 के बीच में इंडिया को चला कौन रहा था? इंडिया के हाईएस्ट ऑर्डर को पास कौन कर रहा था? एक अहम सवाल है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए, क्योंकि बाकी सारे लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे, हम इंडिया की रिपब्लिक भी नहीं थे। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो बिना इलेक्शन के इंडिया का हेड बन गया होगा। शायद इसलिए इंडिया उस समय रिपब्लिक नहीं था, रिपब्लिक 26 जनवरी को बना। तो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद इंडिया का पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालचारी। तो हम लोगों ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया के हेड को वाइसरॉय कहा जाता था। वाइसरॉय का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव या ब्रिटिश किंग का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में। और क्योंकि हम लोग वाइसरॉय की पोस्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने वाइसरॉय की पोस्ट का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। इससे पता लग जाता है कि अब आप ब्रिटिशर्स के अंडर में काम नहीं करते हैं। और इस टाइम के बीच में इंडिया की सुप्रीम अथॉरिटी यही इंसान हुआ करता था। और क्योंकि ये पोस्ट इलेक्टेड पोस्ट नहीं थी, इसलिए इंडिया रिपब्लिक नहीं था। 26 जनवरी 1950 को इस पोस्ट को रिप्लेस कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस होते हैं।
इसलिए इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। इतना सबको क्लियर है? उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा बेटा आपको। ये सबको सब अच्छे से समझ में आ गया रिपब्लिक डेमोक्रेसी के बीच का फर्क, और इंडिया में सुप्रीम पावर कौन था? चलिए बहुत बढ़िया। अब बहुत आराम से एक चीज को सुनना। क्या मैंने क्वेश्चन इन सबको समझाने से पहले आपसे क्या पूछा था? ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर रिपब्लिक, ऑल रिपब्लिकन कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में फर्क होता है। वो फर्क आपने समझ लिया। इसलिए बेटा आपके पास एक कंट्री है ब्रिटेन। ब्रिटेन अपने आप को डेमोक्रेटिक तो बोलता है, ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, मगर ब्रिटेन रिपब्लिक कंट्री नहीं है, एक रिपब्लिकन कंट्री नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ब्रिटेन के हेड ब्रिटेन के किंग होते हैं, और अभी कौन है? किंग चार्ल्स थर्ड। उसी तरीके से आपके पास चाइना आता है। चाइना रिपब्लिकन तो है, मगर चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना में ना वन पार्टी सिस्टम है। वहां पे आप चाइना के हेड को इलेक्ट तो करते हैं, मगर इलेक्शन में वो अकेले ही खड़े होते हैं, तो आप चाहकर भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आशा कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडिया ने दोनों को ही ऑप्ट किया है। हम डेमोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिकन कंट्री भी है। चाहते तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को कंटिन्यू रखते, जिसका कोई इलेक्शन ही नहीं होता। यूके के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं बेटा, बिल्कुल अखलाक। यूके डेमोक्रेटिक है, मगर यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है? यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो मोनार्की है उसका जिक्र हुआ है। मतलब मोनार्क जो जो होगा वो पूरे ब्रिटेन का हेड होगा, ऐसा ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा हुआ है कि जो मोनार्क होगा वो ब्रिटेन का डी जुरे हेड होगा। डी जुरे हेड का मतलब होता है केवल नाम मात्र का, केवल नॉमिनल हेड होगा। मगर ब्रिटेन का डिफैक्टो हेड, डिफैक्टो का मतलब होता है असली प्रधान, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ब्रिटेन का असली हेड तो प्राइम मिनिस्टर है, मगर फॉर्मेलिटी वाला हेड जो है वो वहां का मोनार्क है। सेम टू सेम सिस्टम हमने ब्रिटेन का इंडिया में अडॉप्ट किया है, बट इंडिया में हमने मोनार्की को कंटिन्यू नहीं रखा है। इंडिया में हमने बोला कि सर हम कोई मोनार्क नहीं बिठाने वाले हैं, हमारे यहां पर एक ऐसा इंसान बैठेगा जिसके इलेक्शंस होंगे हेड की कुर्सी पर, और उस इंसान को हम प्रेसिडेंट बोलेंगे। इसलिए इंडिया में रिपब्लिकन सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम दोनों ही चलते हैं, और इन दोनों सिस्टम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि रिपब्लिकन सिस्टम में भी हेड को जनता चुनती है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार को भी जनता चुनती है। इस चीज को हटाकर बाकी ये दोनों सिस्टम एब्सोल्युटली अलग अलग है। अब समझ में आता बेटा सभी को? राइट, आगे चले। हेलो, चलिए ठीक है। तो यहां पे ये पूरा सिस्टम क्लियर हो जाता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। केवल कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जैसे कि फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट सेकंड तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग आती है इसकी थर्ड मीटिंग जो कि 13 दिसंबर को हुई, ईयर 1946 ही था। और इस थर्ड मीटिंग में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था, और उस स्पीच का नाम रखा गया ऑब्जेक्टिव
रेजोल्यूशन स्पीच। और उनकी यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच आज की डेट में प्रियम्बल कहलाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एक्चुअली में प्रियम्बल है क्या। सर, प्रियम्बल पंडित नेहरू की वो स्पीच है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3rd मीटिंग में दी थी, जिस स्पीच को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच बोलते हैं। चलिए, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट तारीखें बता दूं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स में ही है। जैसे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तारीख है 22 जुलाई की, 22 जुलाई 1947। ये वो डेट है जब हम लोगों ने ट्राई कलर फ्लैग को इंडिया का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। जो तिरंगा है उसको हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक्सेप्ट किया था। द डेट वॉज 22 जुलाई 1947। इसी के साथ बाकी सब तारीख तो आपको पता ही है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद होते हैं, तब भी मीटिंग हुई थी। उसके बाद 16 जुलाई को मीटिंग हुई है। फिर 26 नवंबर 1949 की मीटिंग, ये भी हम लोगों को पता है। मगर अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग बहुत सारे बच्चे 26 को टिक कर देते हैं, मगर नहीं बेटा, 26 को तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 में होती है। और इस मीटिंग में क्या हुआ? इस मीटिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर डिटेल निकल कर आया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स हैं, और इसी के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रॉपर सिस्टम निकल कर आता है उसी टाइम पर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, इसमें जो 8 वो शेड्यूल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं। आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा डेटा चेंज हो गया है। तो कैसे चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, ये सब चीजें तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे ही, बट अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो जल्दी से मैं दिखा देता हूं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली असेंबली का नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जिसको इंडिया की पब्लिक ने इलेक्ट किया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबरशिप पूछी जाए तो 299 आपको बतानी है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया था तब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया था, इसलिए इसकी मेंबरशिप 389 की हो गई थी। मगर जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करी मुस्लिम लीग ने, तब इसकी मेंबरशिप घटकर 299 की रह गई थी। और इन 299 मेंबर्स की असेंबली ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने 18 दिनों में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक, ये दूसरी बैठक, और उसके बाद पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत सी कमेटी में बांट दिया गया था। अगर आप कमेटी के बारे में देखिए, वैसे तो नहीं पूछते हैं, बट कभी के बार अगर पूछ लिया गया तो मैं कमेटी के बारे में ना आपको एक चार्ट दिखा देता हूं, ताकि कभी भूले नहीं आप कि कितनी कमेटीज थी, कौन कौन सी कमेटीज थी, और किस कमेटी में कितने मेंबर या कौन सी कमेटी में कितने हेड थे। तो एक चार्ट आप लोगों के सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। इस पूरे चार्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी और उनके चेयरमैन का नाम है। आप सबको दिख रही है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये अगर बाय चांस पूछ लिया गया तो आपको चेयरमैन और कमेटीज के नाम याद होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर जो थे ना बेटा, उन्हीं मेंबर्स में से हम लोगों ने ये कमेटीज बनाई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी लास्ट वाली है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, टोटल में 7 मेंबर्स। 7 में से एक डॉक्टर अंबेडकर भी थे, और डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। कभी कभार क्वेश्चन दिमाग में यह आता है कि सर डॉक्टर अंबेडकर को ही चेयरमैन क्यों बनाया था? तो थोड़ा सा पीछे दोबारा चलते हैं। कितना पीछे? कुछ ज्यादा ही पीछे। मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ाया था, हालांकि अभी तक इसके बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं किया है, मगर इसको डिस्कस करता हूं अब। बेटा 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया था। साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आया था तो मैं ये भी बता दूं
साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा गया था इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना चाहिए, उसके ऊपर हमें कुछ एडवाइस कीजिए। तो साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा गया था। हालांकि साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लाला लाजपत राय मारे भी जाते हैं, ये सब बात की बातें हैं। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को बनाया और सबमिट किया इतने सब प्रोटेस्ट के बाद। और 1931 इनफैक्ट 1930 से शुरू हो जाती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 1930 से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, किधर? लंदन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल में 3 होती है और ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केवल साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे थे और इंडिया के फ्यूचर के बारे में बता रहे थे कि इंडिया का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। चलिए, ये सब चीजें सुनने के बाद फिर जब तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फाइनलाइज होती है, तो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद इंडिया को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आप पूछेंगे सर इतनी राम कहानी सुना दी बट डॉक्टर अंबेडकर का बात नहीं बताया जिसके ऊपर ये शुरू किया था। तो अभी 2 मिनट रुके बेटा, वही बताने वाला हूं। तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से 2 लोग हमेशा प्रेजेंट थे। पहला, तेज बहादुर सापरू, पहले इंसान थे तेज बहादुर सापरू, और इनका साथ दिया डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक नॉलेजेबल इंसान थे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फाइनलाइज इनके सामने ही किया गया था, तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अच्छी चॉइस हमारे पास नहीं थी और इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन आप इनको बनाते हैं। चलिए, इसके साथ साथ आप लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में BN राव का नाम भी दिया था। तो BN राव कौन है? BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। कोई मुझे बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का क्या काम होता होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर क्या काम करता होगा? एनीवन? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का काम होता है केवल चीजों को अरेंज करने का। ठीक है, यही काम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का, ये केवल चीजों को अरेंज करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो डेटा लेकर आ रहे हैं, वो चीजों को बना रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस पर डिस्कशन कर रही है। जो चीज अच्छी लगती है वो अडॉप्ट कर लेती है, जो चीज बुरी लगती है उसको चेंज कर देती है या हटा देती है। बट किस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के किस पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए, कहां पर लिखा जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का वे आउट कैसा होना चाहिए, ये बताने का काम किया है डॉक्टर BN राव ने। इसलिए आप इनको कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बोलते हैं। कमिटीज का नाम हमने पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 अपना नवंबर को, मगर इंप्लीमेंट किया जाता है 26 जनवरी को, इसलिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब पास हुआ था उस टाइम पे हमारे पास 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। आज के डेट में ये स्केड्यूल हो चुके हैं 12, पार्ट हो चुके हैं 25 और आर्टिकल अभी रिसेंट डेटा जो है वो बताता है 448। मगर बेटा 448 आर्टिकल से ज्यादा ही है, अभी रिसेंट डेटा 448 आर्टिकल्स बताता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का 2/3 पार्ट लिया है और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बचा हुआ 1/3 पार्ट सर कहां से लिया। वो लंबा टॉपिक है, अभी शुरू नहीं करूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रियम्बल क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 3rd मीटिंग में एक स्पीच दी थी, आज उसी स्पीच के वर्ड्स प्रियम्बल है। स्पीच का नाम क्या है? तो सर स्पीच का नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच, और इसी स्पीच को प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन कभी के बाद दिमाग में शायद बन सकता है कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच को एज अ प्रियम्बल कब अडॉप्ट किया गया था। तो मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, हाथ की हाथ अडॉप्ट नहीं हुआ था। यहां पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, स्पीच वॉज अडॉप्टेड एज प्रियम्बल on 22nd of January
1947, 22 जनवरी 1947 को ये प्रियम्बल, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हाँ जी, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? संदीप इज आस्किंग, सर व्हाई वाज स्पीच अडॉप्टेड एज प्रियम्बल एंड वाज इट रिटन बाय नेहरू हिमसेल्फ? बेटा कहा जाता है संदीप, स्पीच के वर्ड्स ऑस्ट्रेलिया के प्रियम्बल से लिए गए थे और बहुत ज्यादा आइडिया जो इस प्रियम्बल में थे वो पंडित नेहरू के खुद के थे। बट उस टाइम पे जो चलने वाले रेवोल्यूशन थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी है, रशिया की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और इस स्पीच में मैं कह सकता हूं दुनिया के बड़े बड़े रेवोल्यूशन का एक सार था। प्रियम्बल क्या था? ये बताता था कि वो इंडिया को कैसे देखना चाहते हैं। तो बच्चे यहां पर बोल रहे हैं, बेटा आपको समझ में आ गया संदीप? उसके बाद मैं आगे चलूंगा। यस सर। शिवांगी, नो सर। शिवांगी बोल रही है कि नो सर, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड बट वर्ड्स कैन बी एडेड टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। ये शिवांगी जी बोल रही है। बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्रियम्बल पार्ट है, और डॉक्टर सोनिया जी बोल रही हैं कि सर दो स्कूल है इसके लिए, प्रियम्बल को पार्ट माना भी जाता है और प्रियम्बल को पार्ट नहीं भी माना जाता। बट बेटा मैं अभी की बात कर रहा हूं कि अभी क्या है प्रियम्बल के साथ, और बिल्कुल सही जवाब दे रही है निवेदिता जी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इस केस को याद रख लो। और कभी के बार इस केस, क्योंकि इस केस के बाद एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज दोबारा दोहराई है कि भाई प्रियम्बल किसी पार्ट में नहीं है, प्रियम्बल किसी आर्टिकल में नहीं है, प्रियम्बल किसी स्केड्यूल में नहीं है, प्रियम्बल कहीं नहीं है। बट फिर भी प्रियम्बल को क्या पार्ट माना जाए? क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? क्या प्रियम्बल में कुछ भी जोड़ा जा सकता है या कुछ भी हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है सर बिल्कुल, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि प्रियम्बल इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, बट इन बेरुबेरी केस, अगर हम प्रियम्बल के बारे में बात करें तो प्रियम्बल के लिए कहा गया, प्रियम्बल मेरा ये रहा, इन बेरुबेरी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और केशवानंदन भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मगर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, कैसे प्रियम्बल में आप वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखिएगा कि आप प्रियम्बल में जो कुछ भी ऐड करने वाले हैं वो ये सोच के ऐड कीजिएगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं करे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती केस में, जो 1973 का केस है ऑफ कोर्स, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की आइडियोलॉजी बताई थी, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि क्या हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसी क्वेश्चन को डिसाइड करता हुआ बोला कि हाँ सर कर सकती है, मगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रखकर। बेटा वो अपने मेनका गांधी केस, बहुत सारे केसेस और हैं, मैं बस केवल स्टार्टिंग के 2 केस बता रहा हूं जो कि प्रियम्बल के आइडियोलॉजी को अच्छे से स्टेब्लिश कर देते हैं कि क्या प्रियम्बल को पार्ट माना जाए या ना माना जाए, केवल वो चीज। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ बोला है, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं मेनका गांधी केस की बात करता हूं तो वो 1978 का केस है। बिल्कुल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में भी बहुत कुछ बोला हो, मगर जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी कि सर आप प्रियम्बल में कुछ भी चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया तो कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्ट जो आप लेकर आ रहे हो ना, उसको हम आर्टिकल 13 के तहत अपना नल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। क्या है आर्टिकल 13? तो आर्टिकल 13 है जुडिशियल रिव्यू। और ये क्या होता है सर? तो इसको आप मेरे साथ पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में। फिलहाल अभी इतना ही, जुडिशियल रिव्यू को दिमाग में रखिएगा। प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है? तो हाँ सर है, और 2 केसेस में ये बार बार बात बोली गई है कि बेरुबेरी केस में बोला प्रियम्बल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी सरकार इसको चेंज कर सकती है।
केशवानंदन भारती केस में भी बोला गया प्रीएम्बल पार्ट है, मगर इसमें चेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब के अंडर हमारी गवर्नमेंट ने किया और अगर ये चेंज सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो हम ऐसे चेंज को नल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। बेटा समझ में आ रहा है? निवेदिता जी, डॉक्टर सोनिया एंड शिवांगी, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि शायद ये पार्ट नहीं है। अच्छा, निवेदिता बोल रही है पार्ट है, बाकी मैम सोनिया एंड शिवांगी वाज सेइंग कि नहीं पार्ट नहीं। ओके ओके, थैंक यू बेटा। तो पार्ट है, हाँ स्कूल्स बहुत सारे हैं, बट अब एज ऑफ नाउ आप किसको फॉलो करते हैं? तो हाँ हम पार्ट फॉलो करते हैं। और प्रियम्बल पूरा की पूरा प्रियम्बल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इसका मतलब कोई भी अनवांटेड चेंज प्रियम्बल में अगर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उस चेंज को होने नहीं देगी। इसके अंडर नहीं होने देगी, आर्टिकल 13 के अंडर नहीं होने देगी। आर्टिकल 13 क्या है? तो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू है। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना ही। हाँ, 2-3 पॉइंट्स और बता दूं तो प्रियम्बल को सबसे पहले चेंज किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट में। अब ये अमेंडमेंट पॉल साइंस में चेंज होता है। जो आप नॉर्मल इंग्लिश में चेंज बोलते हैं ना, उसी चेंज को पॉल साइंस में अमेंडमेंट कहा जाता है। सर किस आर्टिकल में लिखा हुआ ये अमेंडमेंट? तो आर्टिकल नंबर 368 बोलता है। आर्टिकल नंबर 368 मेंशन करता है कि हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। और क्योंकि 1976 में 42nd टाइम अमेंड हो रहा था, इसलिए आपने इसका नाम 42nd अमेंडमेंट एक्ट लिखा है। सर इन वन ऑफ द केस द जजमेंट ऑफ जजेस वर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज क्लियर दैट केस लॉ? बेटा लंबी चेन है, फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है। केशवानंदन भारती केस तक मैं डायरेक्टली पहुंच गया हूं। अभी फिलहाल अभी एकदम से नहीं पहुंचेंगे, जब मैं फंडामेंटल राइट्स को शुरू करूंगा। ठीक है मैम, पूरी केस की चेन है जिसमें आपके पास, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। वैसे जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं वो केस आप लोगों का क्या कहते हैं, गोलकनाथ केस है 1967 का। इसके बाद मेनका गांधी केस आता है, केशवानंदन भारती केस आता है, स्वर्ण सिंह केस आता है। लंबी चेन है यार। हालांकि सारे केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला और ये बहस कब से शुरू होती है। और क्योंकि हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑड नंबर ऑफ जजेस में बैठती है, पहले 1 बैठता है, फिर 3 बैठते हैं, फिर 5 बैठते हैं। तो इस तरीके से ऑड नंबर में ये केसेस, मतलब जैसे जैसे सुनवाई बढ़ती जाती है तो ऑड नंबर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजेस बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी जल्दबाजी में समझाने का फायदा भी नहीं, इसलिए आराम से डिस्कस करेंगे कि पूरी केस की चेन एक्चुअली में है क्या। बट एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि अभी तक प्रियम्बल में केवल एक ही बदलाव किया गया है और उसके बाद अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। 1976 में पहला और लास्ट चेंज किया गया था जब 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, जो आप लोगों को तैयार करके आना है और आप आंसर देंगे कि 42nd अमेंडमेंट में प्रियम्बल में चेंज हुआ, सेक्युलर वर्ड को जोड़ा, तो क्या इंडिया 1976 से पहले सेक्युलर नहीं था? इसका अच्छा सा आंसर तैयार करना बेटा। शिवांगी जी बोल रही है कि सर 42nd अमेंडमेंट 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स वर एडिड टू कॉन्स्टिट्यूशन। यस बेटा, वही बात यहां पर है, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि क्या इंडिया 1976 से पहले सेक्युलर नहीं था क्या? अगर था तो कैसे था, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? चलिए, उसके बाद लास्ट बाकी के 1/3 पार्ट के बारे में बात करता है कि बाकी का बचा हुआ 1/3 पार्ट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कंट्री से बोरो किया है। तो कितनी कंट्री से, कौन सी कंट्री से क्या क्या बोरो किया, दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, जितना मैंने पढ़ाया तो पूछ लो यार। बाकी जो स्लाइड्स बेटा है ना, ये आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, तो बिल्कुल घबराना मत, स्क्रीनशॉट लेना नहीं है। एज इट इज सारी की सारी स्लाइड आपके ग्रुप में आ जाएंगी। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? अच्छा, अपना शिवांगी जी वेरी सॉरी बेटा, अभी क्योंकि बहुत लंबे लंबे केसेस हैं, मैं एकदम से क्लियर भी नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड के साथ जो उसका फोरग्राउंड है सब समझ में आए, और कोई भी एज मतलब Yes. जो भी मतलब आपने पूछा और एकदम से बता दूं, उसका मजा भी नहीं आता, मतलब No, no, it's okay. कि 3-4 मिनट में मैम समझ नहीं आएगा आपको भी। Yes. सर एक चीज पूछना था मुझे। हाँ सर जी, प्रियम्बल जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसे हम अमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मैम। तो सर अमेंड करते हुए हमें सर बस
इस बात का ख्याल रखना हो कि प्रियम्बल हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथ दे, है ना? हाँ, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना उसको हार्म नहीं करना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सुप्रीम हाँ, कोर्ट वही ने आज पूछने तक वाली नहीं थी। बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? ओके। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया तुम गवार लोग हो, अगर मैंने बता दिया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो तुम उसको छोड़कर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ब्यूटीफुल आंसर दिया 1973 में कि अगर आप जानना चाहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो मेरी प्रीवियस जजमेंट उठा के देख लो। अभी तक जो हम लोगों ने समझा है, हमको ये लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बैठे थे ना, उन्होंने जो इंडिया के बारे में सोचा था वो उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। तो वो सोच नहीं बदलनी है सरकार को। आई बेटा बात समझ, मतलब हर एक यस। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हर कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री का फ्यूचर लिखा होता है कि वो कंट्री को कैसे देखना चाहते हैं, तो वो चेंज नहीं करना है बस आप। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू एवरीवन, वेरी गुड नाइट।